अस्सलाम वालेकुम आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। अमेरिका ने पायलट्स की तरबियत मुकम्मल होते ही यूक्रेन को रूस के खिलाफ दफा के लिए डेनमार्क और हाईलैंड से F-16 तैयारा भेजने की दी मंजूरी। मगरबी अफ्रीका में साहिल के वसी नीम बंजर इलाके में फ़ौजी बगावतों के सिलसिले ने खित्ते की सियासी इस्तेहकाम और जमहूरी तब्दीलियों को शदीद नुकसान पहुँचाया। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने की उम्मीद ज़ाहिर, कहा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की दावत पर ईरानी सदर करेंगे ममलिकत का दौरा। जेल में क़ैद मुख्तार अंसारी की बहू और MLA अब्बास अंसारी की बीवी निकत बानो को जेल से कर दिया गया रिहा। निकत 6 माह से जेल में थी कैद। अब खबरें तफसील से। अमेरिका ने पायलट्स की तरबियत ख़त्म होते ही रूस के खिलाफ यूक्रेन को दिफा के लिए डेनमार्क और हाईलैंड से F-16 तैयारा भेजने की मंजूरी दे दी है। बरतानवी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी अहदेदारों ने तस्दीक करते हुए बताया कि वाशिंगटन ने डेनमार्क और हाईलैंड को यकीन दहानी कराई थी जब पायलट्स की तरबियत मुकम्मल कर ली जाएगी तो अमेरिका F-16 तैयारों की यूक्रेन को फराहमी की दरख्वास्त मंजूर कर लेगा। यूक्रेन को रूस की फ़ज़ाई का मुकाबला करने में मदद के लिए अमेरिकी साख्ता F-16 लड़ाका तैयारे की ज़रूरत है। डेनमार्क और हाईलैंड ने हाल ही में इन यकीन दहाइयों के लिए कहा था कि अमेरिका को अपने इत्तेहादियों से फ़ौजी तैयारों की यूक्रेन मुंतकली की मंजूरी देना होगा। 11 ममालिक का इत्तेहाद रवामा डेनमार्क में यूक्रेन के पायलट्स को F-16 लड़ाका तैयारा उड़ाने की तरबियत देने का आगाज़ कर रहा है। डेनमार्क के कायम मकाम वज़ीर दिफा पोल्सन ने जुलाई में कहा था कि मुल्क को 2024 के अवाबिल में तरबियत के नताइज देखने की उम्मीद है। नेटो के रुकने ममालिक डेनमार्क और नीदरलैंड पायलट्स को तरबियत देने के साथ साथ मुआविन अमले को तरबियत देने, तैयारों की देखभाल और यूक्रेन को रूस के साथ जंग में F-16 तैयारों को इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों की क़यादत कर रहे हैं। अमरीकी अहदेदारों ने बताया कि वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने अपने डेनमार्क और डच हैम मंसूबों को खतूत भेजे हैं और उन्हें यकीन दहानी कराई है कि दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया जाएगा। एंथोनी ब्लिंकन ने दोनों हुकाम को लिखे गए ख़त में कहा था कि मैं यूक्रेन को F-16 तैयारा फराहमी और यूक्रेन के पायलट्स को काबिल स्ट्रैटेजिक के ज़रिए तरबियत देने के लिए अमेरिका की मुकम्मल हिमायत का इजहार कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि यह अहम है कि यूक्रेन रूसी जारहियत और अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ अपना दफा करने के काबिल हो। उन्होंने कहा कि जैसे ही पायलट्स अपनी तरबियत मुकम्मल कर लेंगे, दरख्वास्तों की मंजूरी से यूक्रेन को अपनी नई सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। यूक्रेन तवील अरसे से जदीद तरीन जंग के तैयारे फराहम करने की दरख्वास्त कर रहा है ताकि उसे जंग बरतरी हासिल हो, क्योंकि वो रूसी हमले का मुकाबला कर रहा है। बाइडन इंतजामिया ने 1 साल से ज़्यादा अरसे तक यूक्रेन को तैयारी की मुंतकली की मंजूरी देने या पायलट्स को ट्रेनिंग देने से इनकार करने के बाद फैसले में तब्दीली की थी। अमेरिकी हुकाम ने F-16 तैयारों की फराहमी के खिलाफ ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ऐसे जदीद जंगी तैयारों को उड़ाना सिखाना और उनकी नकलो हमल मुश्किल अमल है और इसमें कई माह लग जाएंगे। मगरबी अफ्रीकी इलाके के साहिल के बंजर इलाके के करीब फ़ौजी बगावतों के एक सिलसिले ने खत्ते की सियासी इस्तेहकाम और जमहूरी तब्दीलियों को शदीद नुकसान पहुँचाया है, जिससे बेयकीनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ के नए दौर का आगाज़ हुआ है। अरब न्यूज़ के मुताबिक खत्ते में इसकी ताज़ा तरीन मिसाली नाइजर में 26 जुलाई को होने वाली बगावत है। नाइजर में सदारती गार्ड्स ने मुल्क के मुंतखब सदर मोहम्मद बाज़ूम को मासूल कर दिया। एलिट फोर्स के इस अमल की बैनुल अक़वामी बिरादरी बशमूल अफ्रीकी यूनियन और मगरबी अफ्रीकी रियासतों की इक़्तिसादी बिरादरी की तरफ से शदीद मज़म्मत की गई। नई हुक्मरान जमात, जिसकी सरबराही जनरल अब्दुर्रहमान तैयारी कर रहे हैं, के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदी आयद कर दी गई, लेकिन बाज़ूम की हुक्मरानी की बहाली की उम्मीद हर गुज़रते दिन के साथ दम तोड़ रही है। इस बगावत ने अफ्रीका में जमहूरी तब्दीली और ख़त्ते में सियासी तहरीकों की रफ्तार के बारे में कई सवालात उठाए हैं। परेशान कुन हकीकत यह है कि अफ्रीकी खत्ते में फ़ौजी बगावत ने इस जमहूरी तरक्की को पटरी से उतार दिया है, जो मुतअद्दिद अफ्रीकी ममालिक ने कई दहाइयों में बड़ी मेहनत से हासिल की थी। फ़ौजी बगावतों के हालिया लहर से कबल ऐसा लगता है कि बर्र-ए-आज़म अफ्रीका जमहूरी इदारों और शराकती निज़ाम के साथ मुकम्मल सिविलियन हुक्मरानी की तरफ बढ़ रहा है। अफ्रीका में इस तरह की बगावतों की तादाद में सन 2000 के बाद से कमी नज़र आई थी, लेकिन 2020 में माली में फ़ौज ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। इसके बाद
2021 में फौजी कब्जे ने नुमाया इजाफा देखा गया, जिसमें चाड, गनी, सूडान, नाइजर में बगावत और इस तरह की कोशिशें हुई। इस तरह 2022 में भी अफ्रीकी खत्ते में बगावत की 5 कोशिशें हुई, जिनमें से 2 बुर्किना फासो में कामयाब साबित हुई। खत्ते में इन बगावत के असरात मुतासरा ममालिक की सरहदों से बाहर तक फैली हुई हैं, जो पूरे बर्र-ए-आज़म में परेशान कुन माहौल पैदा कर रहा है। बैनुल अक़वामी बिरादरी अब इन कार्रवाइयों को मायूसी और ख़दशात के तनाज़ुर में देख रही है, क्योंकि फ़ौजी मुदाखलत कसरत से हो रही है, जिससे कई अफ्रीकी ममालिक के तवील मुद्दती इस्तेहकाम के बारे में शुकूक भर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि अफ्रीकी ममालिक को दरपेश मुनफरिद किस्म के चैलेंजों को समझना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर साहिल के इलाक़ों में जो बगावत के नताइज से दो चार हैं। अफ्रीकी खत्ते में मुआशी जमूद, सियासी अदम इत्मीनान और तारीख़ी वर्से जैसे अदम इस्तेहकाम के बुनियादी वजूहात को दूर रखना भी अहम है। माहिरीन का कहना है कि इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सतह के ताउन से जमहूरी हुक्मरानी की बहाली और मुस्तक़बिल में फ़ौजी मुदाखलत को रोकने के लिए एक मजबूत और मुस्तहकम हिकमत अमली की ज़रूरत है। नाइजीरिया में मुकीम तजज़ियाकार का कहना है कि अफ्रीका में हालिया बगावतों पर अमल दरामद मौक़िफ़ परस्त फ़ौजी अहलकारों ने किया है, जो अपनी कौमों को कमज़ोर इदारों और पसमानदा इंसानी हालात की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाते हैं। तजज़ियाकार का कहना है कि पूरे बर्र-ए-आज़म में इस बात पर वसी इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है कि जमहूरियत सबसे ज़्यादा साज़गार हुक्मरानी का ढांचा पेश करती है। इसके बावजूद दहशतगर्दी, बदअनवानी, नाक़िस इंफ्रास्ट्रक्चर और समाजी व इक़्तिसादी पसमानदगी के मसाइल का मतलब यह है कि अफ्रीकी आबादीकार हिस्से इस तरह के महरूमियों का सामना कर रहा है। तजज़ियाकारों का कहना है कि खत्ते में इस तरह के चैलेंजेस बगावत की साजिश करने वालों के लिए बहाने के तौर पर काम करते रहे हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की दावत पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ममलिकत का दौरा करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा अपने ईरानी हममनसिब के दौरे सऊदी अरब के मौके पर जुमेरात को रियाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल अल्लाहयान ने तस्दीक़ की कि सदर रईसी जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। इससे कबल जुमेरात को ही ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल अल्लाहयान सऊदी अरब के साथ सफ़ारती ताल्लुक़ात इस्तवार होने के बाद ममलिकत के पहले सफ़ारती दौरे पर रियाद पहुँचे थे। बरतानवी खबर रसा इदारे के मुताबिक ईरानी वज़ारत ख़ारजा का हवाला देते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की दावत पर वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल अल्लाहयान ने सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल अल्लाहयान एक रोज़ा दौरे पर रियाद पहुँचे गए थे, जहाँ एयरपोर्ट पर सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा ने उनका इस्तकबाल किया। ईरान के साथ सफ़ारती ताल्लुक़ात इस्तवार होने के बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने जून में तेहरान का पहला सरकारी दौरा किया था। इस दौरान सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अपने ईरानी हममनसिब से मुलाकात की थी। ख्याल है कि 6 जून को ईरान ने सऊदी अरब में 7 साल बाद अपना सफारत खाना दोबारा खोला था। रवाज साल मार्च में चीन की सालसी में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत सफारती तनाज़ा ख़त्म करने और ताल्लुक़ात की बहाली पर इत्तफ़ाक़ हुआ था। सन 2016 में मुज़ाहिरीन की जानिब से तेहरान में वाक़ सऊदी सफारत खाने पर हमले के नतीजे में सऊदी अरब ने ईरान के साथ ताल्लुक़ात मुनक़ते कर लिए थे। ثمن لمعاليه تلبية الدعوة حيث تناولنا عدد من المواضيع والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. از ایشون تشکر میکنم که در این صحبت‌های ما تعدادی از موضوعات دو جانبه و چند جانبه با هم گفتگو کردیم. وأكدت لمعاليه تطلع المملكة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا. در این دیدار به جناب عبداللهیان تأکید کردم که کشور عربستان مصمم است روابط دو کشور هرچی بیشتر توسعه بده. وفي هذا الإطار أود أن أعبر عن تثمين المملكة لقرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعم ترشيح المملكة لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030. و در این زمینه از کشور ایران تشکر میکنم بابت حمایت از برگزاری نمایشگاه اکسپو در ریاض. يأتي لقاؤنا اليوم استمرارا للخطوات المتخذة تجاه تنفيذ اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية وما يمثله من محطة مفصلية في تاريخ البلدين ومسار الأمن الإقليمي. دیدار امروز ما در راستای روابط دو جانبه و در راستای تلاش‌های گذشته برای تعزیز روابط دو کشور و امنیت
منطقي. وتأكيدا على الرغبة الصادقة وجدية الطرفين في تنفيذ بنود الاتفاق التي تعود بالنفع على البلدين وشعبيهما من خلال تعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع نطاق التعاون وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وتأكيدا على الرغبة الصادقة وجدية الطرفين في تنفيذ بنود الاتفاق. و همچنین تأکید بر ارادی صادقانه و عزم جدی برای تنفیذ مفاد توافقنامه التي تعود بالنفع على البلدين وشعبيهما که به دو کشور و مصالح دو کشور و دو ملت منجر خواهد شد من خلال تعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع نطاق التعاون از طریق تعزیز روابط دو جانبه و همکاری مشترک وتعزيز الاستقرار الإقليمي و تقویت ثبات منطقه‌ای. وفي إطار تنفيذ الاتفاقية فقد استأنفت بعثات كلا البلدين أعمالهما و در راستای تنفیذ مفاد توافقنامه نمایندگی های دو کشور کار خود را شروع کردند. كما تأتي مباشرة سفير المملكة العربية السعودية المعين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسفير الإيراني المعين لدى المملكة مهام أعمالهما كخطوة أخرى لتطوير العلاقات بين البلدين. شروع دو سفیر در شروع مأموریت دو سفیر در سفیر عربستان سعودی در تهران و سفیر جمهوری اسلامی ایران در ریاض در راستای تعزیز روابط دو کشور. أكدت أيضا خلال لقائي بمعاليه اليوم حرص المملكة على بحث سبل تفعيل الاتفاقيات السابقة. همچنین تأکید کردم به جناب آقای وزیر برای تنفیذ توافقنامه های قبلی خصوصا تلك المتعلقة بالجوانب الأمنية والاقتصادية بویژه اون توافق‌های مربوط به جنبه‌های اقتصادی و امنیتی وأهمية استمرار التشاور والتنسيق في الفترة المقبلة بين وزارتي الخارجية في البلدين. و همچنین تأکید کردن بر ادامه گفتگو و رایزنی بین دو وزارتخانه در آینده. وكذلك تطلع المملكة لزيارة فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي. و همچنین انتظار کشور عربستان برای استقبال از سفر جناب آقای رئیسی إلى المملكة بناء على الدعوة الموجهة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. بر اساس دعوتنامه جناب شاه ملك سلمان. وفي الختام أرحب مرة أخرى بأخي معالي وزير الخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأجدد تأكيد المملكة على أهمية رفع مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين. همچنین دوباره خوش آمد میگم خدمت جناب عبداللهیان و تأکید میکنم بر عزم کشور ما برای تعزیز روابط دو جانبه وتطلعنا إلى مرحلة جديدة في العلاقات و انتظار ما برای باز کردن یک صفحه جدید در روابط دو کشور تمتاز بالأخوة الإسلامية روابطی که بر اساس برادری اسلامی صورت میگیره والسعي المشترك لتعزيز العلاقات بناء على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل و تلاش مشترک بر اساس مصالح مشترک و والاحترام المتبادل و احترام जेल में कैद जोर आवर नेता मुख्तार अंसारी की बहू और एमएलए अब्बास अंसारी की बीवी निखत बानो को चित्तरकोट की रगोली जेल से रिहा कर दिया गया है। निखत 6 माह तक जेल में कैद रहीं। रिहाई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अमल में आई है। निखत पर इल्ज़ाम है कि वो गैर कानूनी तौर पर जेल में बंद अपने एमएलए शौहर से मिलने जाया करती थी। इंतज़ामिया ने 10 फरवरी को छापामारी के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। निखत बानो को जुमरात की शाम देर गई रिहा कर दिया गया। वो घर जाने के लिए अपने अलखाने के साथ जेल से निकली। इससे पहले 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एमएलए अब्बास अंसारी की बीवी निखत बानो की जमानत दी थी। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने राहत देते हुए कहा कि अर्जी गुजार एक खातून है और 1 साल के बच्चे की मां है।
खबर रसा इदारे के मुताबिक अदालत ने कहा कि इस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए कि दरखास्त गुजार खातून है और उसका 1 साला बच्चा है, इस पस मंजर में दरखास्त गुजार लगाई गई कि और इस पर इल्ज़ामात की नौयत को मद्देनजर रखते हुए हम ये मुनासिब समझते हैं कि दरखास्त गुजार को जमानत पर रिहा किया जाए। ट्रायल कोर्ट के जानिब से मुनासिब शराइत आयद की जा रही हैं। जमानत की दूसरे शराइत में से एक ये होगी कि ट्रायल कोर्ट से मुनासिब अहकामात मिलने के बाद ही वो अपने शौहर से मिलने के लिए जेल जा सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने निकहतबानों को यह भी हिदायत दी कि वो अपने आयद जमानत की शराइत की खिलाफ वर्जी न करे। निकहत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। इल्ज़ामात संगीनी को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 29 मई को उनकी जमानत दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। ख्याल है कि 10 फरवरी को पुलिस और जिला इंतजामिया ने चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट जेल पर छापा मारा था। इंतजामिया के कवायद के खिलाफ वर्जी करते हुए अब्बास अंसारी की अहलिया निकहत से मुलाकात की इतला मिली थी। साथ में उनका ड्राइवर न्याज भी था। निकहतबानों से मुतअद्दिद मोबाइल फोन्स और गैर मुल्की करेंसी समेत दीगर सामान बरामद हुआ। बाद 1000 निकहतबानों और न्याज दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर गवाहों को धमकियां देने, अपने शौहर के जेल में सहूलियात फराहम करने, जेल हुक्काम और मुलाजिमीन को लालच और तोहफ़ देने का इल्ज़ाम है। कल दिल्ली असम्बली का खुसूसी इजलास जारी रहा। इस खुसूसी इजलास के दूसरे दिन आम आदमी पार्टी और चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मणिपुर के वाक़े पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडरान कह रहे हैं कि उस असम्बली का मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। कई महीनों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने कुछ नहीं बोला। बता दूं कि 6500 FIR दर्ज हो गए हैं और 150 से ज़ायद अमवात हो गई हैं, लेकिन पीएम खामोश रहे। पूरी दुनिया में थू थू हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान के पीएम खामोश है। जब एक दिन वीडियो वायरल हुआ तब भी पीएम खामोश रहे। उनके वजीर आला कहते हैं कि ये कोई नया वाकया नहीं है, ये तो हर रोज हो रहा है। केजरीवाल ने दिल्ली असेंबली में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक कहा कि मैं बता दूं कि लोग हर वक्त वजीर आजम को नहीं याद करते, लेकिन वजीर आजम को तब जरूर याद करते हैं जब सभी सिस्टम फेल हो जाते हैं। बेलिबास खातून के लिए सब कुछ फेल हो गया था, उनके साथ गलत काम किया गया था, लेकिन वज़ीर आज़म ने कुछ नहीं बोला। वज़ीर आज़म की उम्र के हिसाब से वो उनके बाप के बराबर हैं। बेटियों के सरेआम इज्जत लूटी जा रही है और बाप कहें उसके मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये बेटियाँ कहाँ जाएंगी? इस दरमियान केजरीवाल ने एक वीडियो वायरल का भी तस्करा किया। उन्होंने कहा कि मैं बता दूं कि एक रिटायर्ड ऑफिसर का वीडियो वायरल हो रहा है। वो वज़ीर आज़म मोदी का अनभक्त होता है और वो रोते हुए कह रहा है कि मैं ऐसा नहीं सोचता था कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये पहले वज़ीर आज़म हैं जो 50 बार नॉर्थ ईस्ट गए। अब जब मणिपुर के अंदर मुसीबत आई तब आपको ख्याल नहीं आया, तब आप अपने आप घर के अंदर कुंडी मार कर बैठ गए और आपको कोई फिक्र नहीं है। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर उनके लिए कोई विषय नहीं है। पूरे देश में इस टाइम टीवी चैनलों पे ये चल रहा है और मणिपुर के लोग भी ये देख रहे होंगे। और जब मणिपुर के लोग ये देख रहे होंगे कि दिल्ली के अंदर बैठे हुए विधायक, दिल्ली के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक साफ साफ ये कह रहे हैं कि मणिपुर से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। अध्यक्ष महोदया, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक नहीं कह रहे, ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी इनकी सारी सरकारें और उनके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश है कि मणिपुर से उनका कोई लेना देना नहीं। जब से मणिपुर की घटना घटी है, प्रधानमंत्री जी चुप हैं। मणिपुर के अंदर 6500 FIR हो गई 190 दिन के अंदर। 3 मई से लेकर 31 जुलाई के बीच में 6500 FIR हो गई। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। मणिपुर में 4000 लोगों के घर जला दिए गए। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 60,000 लोग बेघर हो गए। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 350 धार्मिक स्थल जला दिए गए। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। केंद्रीय फोर्सेस, आसाम राइफल्स और मणिपुर पुलिस के बीच में खुलेआम झगड़ा हो गया और गोलाबारी हो गई, जो आज तक भारत में कभी नहीं हुई कि सेंट्रल फोर्सेस और लोकल पुलिस के बीच में झगड़ा हो जाए। पूरी दुनिया के अंदर भारत की थू थू हो रही है। यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर इस पे चर्चा हुई।
अमेरिका के अंदर इस पे चर्चा हुई, वहां के नेताओं ने इसकी थू थू की, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री चुप रहे, कुछ नहीं बोले। और एक दिन जब एक वीडियो चारों तरफ सर्कुलेट हुआ जिसमें हमारी 2 या 3 बहनों को निर्वस्त्र करके सड़क के ऊपर घुमाया गया और उनके साथ खुलेआम सरेआम कई लोगों ने मिलकर गलत काम किया, तब भी प्रधानमंत्री जी चुप रहे। उनके मुख्यमंत्री कहते हैं ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, यहां तो ये रोज ही हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक देश का प्रधानमंत्री एक पिता के समान होता है सबके लिए। वो जो बेटियां जिनके साथ ये गलत काम किया जा रहा था, या जितनी इतनी बेटियों के साथ उनके मुख्यमंत्री का बीरेंद्र सिंह का कहना है कि ये तो रोज हो रहा है। यहां पे लोग प्रधानमंत्री को रोज याद नहीं करते। आज मेरे घर में सब्जी नहीं बनी, घर में पानी नहीं आ रहा, तो लोग प्रधानमंत्री को याद नहीं करते। प्रधानमंत्री को याद तब करते हैं जब सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, तब आदमी याद करता है यार मेरा प्रधानमंत्री मेरे को बचाएगा। उन महिलाओं के लिए तो सब कुछ फेल हो गया था जिनको निर्वस्त्र करके वहां पे खुलेआम सड़कों पे घुमाया गया और खुलेआम उनके साथ गलत काम किया गया। वो तो बेटियां हैं हमारे देश की, वो तो प्रधानमंत्री जी की उम्र के हिसाब से वो तो उनके पिता समान है। पोजीशन के हिसाब से भी, उम्र के हिसाब से भी प्रधानमंत्री तो उनके पिता समान है। और जिस दिन अगर बेटियों की सरेआम इज्जत लुट रही है और बाप कहे कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो बेटियां कहां जाएंगी? बाप अगर ऐसे मौके पे मुंह मोड़ ले तो बेटियां कहां जाएंगी? मैं देख रहा था एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो मणिपुर का रहने वाला है, उसका एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था। वो प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त होता था, अंध भक्त होता था। उसका पिछला ट्विटर अकाउंट उठा के देखो, उसने मोदी जी के लिए अंध भक्ति में पिछले कई सालों से खूब ट्वीट किए हुए हैं। वो रो रहा था उस वीडियो में, और रोते हुए कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी मैंने नहीं सोचा था कि आप हमें इस तरह से धोखा देंगे, मैंने नहीं सोचा था कि आप हमारी पीठ में छुरा घोंपेंगे, आप हमें हमारे हाल पे इस तरह से छोड़ देंगे। ये सारे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये अकेला प्रधानमंत्री आज जो पिछले 9 साल में 50 बार नॉर्थ ईस्ट गया था। अध्यक्ष महोदया, हमारा कोई रिश्तेदार हमारे खुशी के मौके पे तो रोज आए, लेकिन जिस दिन मुसीबत हो उस दिन मुंह मोड़ ले, तो आदमी तो असली दोस्त तो वही होता है ना जो मुसीबत में काम आता है। असली साथी वो थोड़ी होता है जो कि शादी ब्याह में। तो जब हमारे घर में मुसीबत आई, जब मणिपुर के अंदर मुसीबत आई, जब मणिपुर जल रहा था, लोग मर रहे थे, लोगों के घर जलाए जा रहे थे, महिलाओं के साथ गलत काम किया जा रहा था, तब आपको सुध नहीं आई, तब आप अपने कमरे के अंदर कुंडी मार के बैठ गए। पूरा देश इस टाइम स्तब्ध है और पूरा देश पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी का कारण क्या है। प्रधानमंत्री ना कुछ कर रहे हैं और ना कुछ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी का कारण क्या है, ये पूरे देश के अंदर इस वक्त चर्चा का विषय। और ये पहली बार नहीं है, पिछले 9 साल के अंदर जब जब इस देश के ऊपर आपदा आई, जब जब इस देश के अंदर कोई आपदा आई, ये प्रधानमंत्री चुप हो गए, अपने कमरे में जाके अंदर कुंडी मार के बैठ गए। ये प्रधानमंत्री मैदान छोड़ के भाग गए, ये प्रधानमंत्री कहीं दिखाई नहीं दिए, लोग चिल्लाते रहे। अभी थोड़े दिन पहले मेरे को याद है जंतर मंतर के ऊपर हमारी महिला पहलवान जंतर मंतर के ऊपर बैठी थी। उनके आरोप थे कि उनके साथ कुश्ती फेडरेशन के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण सिंह ने उनके साथ छेड़खानी किया और उनके साथ गलत हरकतें की है। यही महिला पहलवान जब मेडल जीत के आई थी ओलंपिक के अंदर, तो प्रधानमंत्री जी सबसे पहले फोटो खिंचवाने पहुंच गए थे। और वो वीडियो भी देखा मैंने जिसमें उन्होंने महिला पहलवानों को कहा, बेटा तुम मेरी बेटियों के समान हो, कल को कोई दिक्कत हो मेरे पास आ जाना। जब उन महिला पहलवानों ने कहा कि हमारे साथ पिताजी, हमारे साथ गड़बड़ हो गई, हमारे साथ बदसलूकी हो गई, तो प्रधानमंत्री जी चुप हो गए। प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साध ली। कम से कम इतना तो कह देते, प्रधानमंत्री जी अगर इतना ही कह देते कि बेटा चिंता ना करो, मैं हूं, मैं जांच कराऊंगा, दोषियों को सजा दिलवाऊंगा,
कम से कम लोगों को संतुष्टि तो मिल जाती कि प्रधानमंत्री है। मणिपुर के केस में कम से कम इतना ही कह देते, मणिपुर के लोगों को एक अपील, शांति की अपील ही कर देते प्रधानमंत्री कि मैं मणिपुर के लोगों से शांति की अपील करता हूं कि कृपया हिंसा मत कीजिए। शांति की अपील तक नहीं करते हमारे प्रधानमंत्री, कमरे में कुंडी मार के बैठ जाते। जब ये महिला पहलवान थी, महिला पहलवानों को एक अपील कर देते, वो तो बेचारी केवल प्रधानमंत्री से 2 शब्द सुनने के लिए बेताब थी। अगर वो कह देते कि बेटा चिंता ना करो, जिसने भी तुम्हारे साथ गड़बड़ की है मैं उनको बख्शूंगा नहीं। उन्होंने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा इन बिचारी महिला पहलवानों को एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए, एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए। ऐसे प्रधानमंत्री हैं। जब चाइना पिछले 9 साल से चाइना हमें आंख दिखा रहा है, जब देखो चाइना हमें आंख दिखा रहा है, प्रधानमंत्री जी चुप हैं, प्रधानमंत्री जी के मुंह बंद है, प्रधानमंत्री के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकलता इस प्रधानमंत्री के मुंह से। मेरे को याद है अक्टूबर 2019 में चाइना के राष्ट्रपति इंडिया आए और इंडिया के अंदर तमिलनाडु में महाबलेश्वर में दोनों हाथ में हाथ मिला के चाइना के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री हाथ में हाथ मिला के महाबलीपुरम के मंदिर में घूम रहे थे। उसके फोटो खींचे गए अक्टूबर 2019। और 15 जून 2020 को चाइना की फौजों ने गलवान घाटी पे हमारे ऊपर हमला करके हमारे 20 सैनिकों को मौत के घाट पहुंचा दिया। 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कब्जा कर लिया। 2000 स्क्वायर किलोमीटर मतलब दिल्ली 1400 स्क्वायर किलोमीटर है। दिल्ली से 1.5 गुना इलाका, दिल्ली से 1.5 गुना इलाका चाइना के फोर्सेस ने कब्जा कर लिया हमारा। प्रधानमंत्री जी चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। अफवाहें लेके कई लोगों का दावा है, अफवाहें हैं कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर जो इन्होंने हमारा कब्जा किया है, अंडर हैंड डीलिंग करके कोई चुपके से डील हुई है और शायद इन्होंने ये उनको दे दिया है, उनसे संधि। अध्यक्ष महोदय, सबसे शर्मनाक बयान अभी फरवरी के महीने में हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का आया। उन्होंने कहा दे आर द बिगर इकोनॉमी, चाइना हमसे बड़ी इकोनॉमी है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं क्या करूं? एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने जुमेरात को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को मुनासिब तौर पर मुंतखब अपोजिशन की हुक्मरानी वाली रियासती हुकूमतों को कमज़ोर करने में इसके किरदार पर तनकीद का निशाना बनाया। महाराष्ट्र के बीड में एक रैली के दौरान पवार ने कहा कि अगरचे बीजेपी मुस्तहकम हुक्मरानी की वकालत करती है, लेकिन सच्चाई है कि वह देगर कानूनी तौर पर मुंतखब पार्टियों की रियासती हुकूमतों को गैर मुस्तहकम करने की साजिश कर रही है। यौम आज़ादी पर लाल किले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए पवार ने कहा, 15 अगस्त को पीएम मोदी ने कहा था कि मैं दोबारा आऊँगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ऐसा ही वादा महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने भी किया था। वे इक़्तिदार में ज़रूर वापस आए, लेकिन कमतर ओहदे पर। पवार ने मौजूदा हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वह इक़्तिदार में रहने के लिए ज़ात पात मजहब और ज़बान पर मबनी तफरक़ा अंगेज़ हिकमत अमली अपना रही है। ख्याल है कि महाराष्ट्र में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के इत्तेहाद महाविकास आघाड़ी एमवीए के इक़्तिदार से बेदखल कर दिया है। नहीं हुई या देशाचा उत्तर एक ऐसा हा भाग, अनेक राज्य आहेत, मणिपूर आहे, नागालँड आहे, सिक्कीम आहे, अरुणाचल आहे, छोटी छोटी राज्य पण अतिशय महत्त्वाच्या ठिकाणची राज्य। त्या राज्यांच्या पलीकडून प्रत्येक राज्याच्या शेजारी हा एक पाकिस्तान तरी आहे किंवा चीन तरी आहे आणि ह्या दोन्ही देशाची नजर हिंदुस्थानकडं, भारताकडं ही चांगली नाही आहे। संकट आलं तर तिथून काय होईल याची खात्री देता येत नाही आणि म्हणून सतर्क राहण्याचं काम भारतीय सैन्याला नेहमी करावं लागतं। अशाच मणिपूरच्या पलीकडे दुसरा देश आहे। आज तर मणिपूर
श्रेष्ठ आहे. समाजामध्ये भांडणं झाली, गावागावामध्ये अंतर झालं, एक वर्ग विरुद्ध दुसरा वर्ग, हल्ले होत आहेत, घरं जाळली जात आहेत, उद्योग नष्ट केले जात आहेत, स्त्रियांची झिंज काढली जाते. आणि हे सगळं होत असताना सुद्धा देशाचं सुख असलेलं भाजपचं सरकार कुठल्याही प्रकारची पावले टाकत नाही. देशाचा प्रधानमंत्री इतक्या भगिनींची त्या ठिकाणी दुर्दशा झाल्याच्या नंतर, घरदारं पेटवल्याच्या नंतर समाजातल्या लोकांना दिलासा देण्यासाठी मणिपूरला जायची आवश्यकता होती, पण तिकडे धुंकून सुद्धा प्रधानमंत्र्यांनी बघितलं नाही. पार्लमेंटचं अधिवेशन सुरू झालं, 2 दिवस आधी 3 मिनिटं फक्त मणिपूरबद्दल ते बोलले आणि अविश्वासाचा ठराव आल्याच्या नंतर आणखीन 4-5 मिनिटं बोलले. पण हे दुःख, त्या भगिनींचं दुःख हे देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी समजून घेतलं नाही. अशी स्थिती अनेक ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळते. आणि ती करायची असेल तर काही वेगळा विचार करावा लागेल. केंद्रावर विश्वास ठेवून चालणार नाही. लोकशाहीमध्ये लोकांनी निवडून दिलेली सरकार फाडण्याचा उद्योग केला जातो. गोव्याचं सरकार फाडलं होतं, कर्नाटकचं सरकार फाडलं होतं, उद्धव ठाकरेंचं महाराष्ट्राचं सरकार फाडलं होतं, कमलनाथच्या नेतृत्वाखालचं मध्य प्रदेश इथलं सरकार फाडलं होतं. तुम्ही स्थिर सरकार देण्याची घोषणा करता आणि लोकांनी निवडून दिलेली सरकार केंद्राची सत्ता वापरून उद्ध्वस्त करता आणि सामान्य माणसाचं जीवन हे एका दृष्टीने उद्ध्वस्त करतात. आणि म्हणून आज ही सगळी आव्हानं आपल्या पुढे आहेत. ज्यांना आपण सत्ता दिली ते सत्ता दिलेले घटक योग्य पद्धतीनं वागत नाही. कुठे काहीही होतं. आज या ठिकाणी जितेंद्र आव्हाड आहेत, गेल्या आठवड्यामध्ये त्यांच्या शहरामध्ये, ठाणे शहरात सरकारचं हॉस्पिटल आहे आणि सरकारच्या हॉस्पिटलमध्ये 18 लोकांचा जीव त्या ठिकाणी केली. त्याच्यात बालकं होती, त्याच्यात आया बहिणी होत्या, त्याच्यात वडीलधारी होते. हॉस्पिटलमध्ये गेल्याच्या नंतर आजारी माणसाला आधार देण्याची जबाबदारी त्या हॉस्पिटलमध्ये 18 लोक 2 दिवसात मृत्युमुखी पडतात आणि हे राज्य सरकार बघ्याची भूमिका घेतं. याचा अर्थ राज्य कुठे चाललंय आणि कसं चाललंय या संबंधीचा अनुभव हा आपल्या सगळ्यांना बघायला मिळतो. आणि म्हणून वेळ आलेली आहे. ती वेळ या चुकीच्या लोकांना आवडायचं, सत्याचा गैरवापर. आज व्यासपीठावर काही लोक आहेत, आमच्याबरोबर राजकारणात नव्हते, पण काहीतरी कसलं, काहीतरी मुद्दा काढला आणि महिने तुरुंगात त्यांनी टाकले. आणि विशेषतः परळीमध्ये या गोष्टी अधिक होतात. आज सत्तेचा गैरवापर करून लोकांना तुरुंगात डांबून कुणी या ठिकाणी एक वेगळं राजकारण करत असेल तर ठीक आहे, तुम्ही आज करतात, पण एकदा इतकी सामुदायिक शक्ती एकसंग झाली तर असलेलं राजकारण करणाऱ्यांना उलटून टाकण्याच्यासाठी कधीही वेळ लागणार नाही. आणि ते करायला आमचे तरुण लोक हे तयार झाल्याचं राहणार नाही. आणि त्यासाठी खऱ्या अर्थानं प्रयत्न केले. जिल्ह्यातले नेते काय झालं त्यांना माहिती नाही. एका नेत्यांनी सांगितलं, एक कोणताही आमचा सरकारी हा पक्ष सोडून गेला. चौकशी केली, काय झालं, कालपर्यंत ठीक होता. नाही म्हणजे त्यांना सांगितलं कोणतंही. काय सांगितलं, कुणी सांगितलं, त्यांना सांगितलं
अमर सिंग फर्निचरनी काय सांगितलं नाही म्हणजे आता पवार साहेबांचं वय झाले आणि त्यामुळं आपल्या आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अमेरिका ने पायलट्स की तरबियत मुकम्मल होते ही यूक्रेन को रूस के खिलाफ दफा के लिए डेनमार्क और हाईलैंड से F-16 तैयारा भेजने की दी मंजूरी। मगरबी अफ्रीका में साहिल के वसी नीम बंजर इलाके में फ़ौजी बगावतों के सिलसिले ने खित्ते की सियासी इस्तेहकाम और जमहूरी तब्दीलियों को शदीद नुकसान पहुँचाया। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने की उम्मीद ज़ाहिर, कहा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की दावत पर ईरानी सदर करेंगे ममलिकत का दौरा। जेल में क़ैद मुख्तार अंसारी की बहू और MLA अब्बास अंसारी की बीबी निकत बानो को जेल से कर दिया गया रिहा। निकत 6 माह से जेल में थी कैद। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसंद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।